प्रीवियस क्लास में स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का हम लोग ग्राफ देख लिए हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखे हैं और उसका एप्लीकेशन देखे, फिर पैराबोला का ग्राफ देखे और उसका एप्लीकेशन देखें। अब थोड़ा हम लोग काइनेमेटिकल टर्म का साइन समझ लेते हैं और काइनेमेटिकल इक्वेशन समझ लेते हैं। उसके बाद पैराबोला और स्ट्रेट लाइन ये दोनों मिला करके काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेट करके इस पर प्रॉब्लम आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देख लेते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ काइनेमेटिकल टर्म। एक बात तो समझ करके रखना है कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका साइन रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्शन पर, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या होता है ना कि डायरेक्शन देख करके साइन ले लेते हैं। ये कुछ हद तक ठीक है लेकिन कम्प्लीटली ठीक नहीं है ना। आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का साइन अगर लेना होगा तो एक रेफरेंस मान लेना। जिस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव मानोगे उस डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव माना जाएगा, है ना। जैसे आपको कहा जाए कि एक्सेलरेशन का साइन कैसा होगा तो क्या कहोगे, पॉजिटिव, है ना, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, रिटार्डेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, कहोगे कि सर नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर हमें यह है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसका अगर साइन आप कंसिडर करना चाहते हैं तो रेफरेंस मान के करना, है ना। समझो ना, यहाँ हम समझाते हैं साइन कन्वेंशन। जैसे मान लो हम जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, है ना। साइन कन्वेंशन समझने से पहले एक दो टर्म हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग स्पीड, है ना। एक्सेलरेशन मीन्स इंक्रीजिंग स्पीड। अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो कहेंगे एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन कह दें, डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन कहें या डी एक्सेलरेशन कहें, इसमें स्पीड का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा। इसका मीनिंग होता है डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर रिटार्डेशन का साइन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो सबसे पहला बात तो आप दिमाग में एकदम फिक्स कर लो कि अगर किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए हो तो उस डायरेक्शन में जितने भी क्वांटिटी डायरेक्टेड होंगे वह सब पॉजिटिव माने जाएंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी को नेगेटिव मानेंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डायरेक्टेड है तो बताओ वेलोसिटी का साइन कैसा होगा। तो इस डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव माने हैं तो वेलोसिटी का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मान लो इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है ना वो फोर्स बाय मास होता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल जा रहा है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, मतलब ए का इसी डायरेक्शन में डायरेक्शन होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो स्पीड तो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ये एक्सेलरेशन का काम करेगा। और यहाँ पर देख रहे हो इस डायरेक्शन में तो ये तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ स्पीड क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हुआ, मतलब ये जो एक्सेलरेशन ए है वह किसका काम कर रहा है, ये तो एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। क्लियर है ना। तो एक्सेलरेशन का साइन कैसा हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तो कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो इधर समझते हैं। मान लो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
तो ये बताओ कि v का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। मान लो पार्टिकल पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो a का डायरेक्शन भी तो यही हो जाएगा। बताओ a का साइन क्या होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हो तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर ये हमें बता दो कि इसमें स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो साफ साफ इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए, और फोर्स लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, और अगर स्पीड बढ़ेगा तो ये किसका काम करेगा, ये बताओ, ये तो एक्सेलरेशन का काम करेगा। अच्छा यह बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन का साइन कैसा हो गया, नेगेटिव, तो क्या कहोगे, एक्सेलरेशन का साइन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो कहना कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होगा। ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप रेफरेंस क्या मान रहे हैं, किस डायरेक्शन को मान रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डायरेक्टेड है, कैसा साइन होगा, पॉजिटिव। लेकिन मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिए तो ए का साइन भी तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ए भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा ये बताओ यहाँ पर स्पीड जो होगा वह इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स इधर लगा दिए तो डिक्रीज ही तो करा दोगे। तो अच्छा ये बताओ यहाँ पर ए का साइन कैसा होगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, ये डायरेक्शन जो होगा वह क्या होगा, नेगेटिव। तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आ गया। स्पीड डिक्रीज कर रहा है मतलब ये ए जो है वह एक्सेलरेशन का काम कर रहा है या रिटार्डेशन का, ये तो रिटार्डेशन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, हम जानते हैं वो सही है, एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन का साइन नेगेटिव होता है। लेकिन थोड़ा इधर समझो ना, मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, साइन कैसा लोगे, नेगेटिव। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए तो इसी डायरेक्शन में तो ए का भी डायरेक्शन हो गया, है ना। अब ये बताओ यहाँ पर कि ए का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। अच्छा यहाँ बताओ स्पीड डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर लगा दिए हो। तो यहाँ पर ए जो है वह एक्सेलरेशन का काम कर रहा है या रिटार्डेशन का काम कर रहा है, तो ये तो रिटार्डेशन का काम कर रहा है, रिटार्डेशन का काम कर रहा है। क्लियर है ना। अब समझ में आ गया होगा आपको कि एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, रिटार्डेशन का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर ना। चलिए एक बात और समझ लो, जब भी स्पीड इंक्रीज कर रहा है ना तो दोनों का साइन सेम हो रहा है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। यहाँ भी देखो स्पीड इंक्रीज हुआ है तो यहाँ वेलोसिटी का साइन नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। इसका मतलब अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट करके आप लिख लो, क्या लिखोगे, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग then velocity and acceleration both have same sign, both have same sign। और देखो जहां भी स्पीड डिक्रीज कर रहा है वहां पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट है ना। तो वो भी पॉइंट आप करके लिख लो, इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन both have opposite sign, both have opposite sign। क्लियर है, आ रही बात समझ में।
चलिए आगे बढ़ें, मिटाते हैं इतने दूर। तो समझ में आ गया होगा, बढ़िया से समझ लो। मोशन देख करके हम साइन नहीं लगाएंगे, रेफरेंस देख करके वेक्टर क्वांटिटी का साइन डिसाइड करेंगे। एक बार जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए, थ्रू आउट मोशन उस डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड क्वांटिटी पॉजिटिव का होगा, है ना। उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी नेगेटिव होंगे। इतनी बात तो याद रखना है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, चलिए मिटा देते हैं इतनी दूर। बहुत लोग इसमें मोशन देख करके डिसाइड कर लेता है ना। तुम लोग में से भी बहुत लोग डिसाइड कर रहा होगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो हटा दो, क्योंकि जब रिलेटिव पढ़ोगे ना और ये कॉन्सेप्ट मोशन को देख करके साइन लिखने वाला होगा, तो आप कई बार प्रॉब्लम को गलत करोगे, है ना। इसलिए दिमाग में तो आप बना ही लो कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसका साइन हम रेफरेंस से डिसाइड करेंगे, ना कि हम मोशन देख करके डिसाइड करेंगे। आई बात समझ में? एकदम दिमाग में फिक्स करो, ठीक है। पहली बात तो यही हमें समझाना था आपको, फिर आगे हम लोग समझते हैं। आगे समझते हैं। अब थोड़ा काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, इसका मतलब अभी जो काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे हम, वह दोनों के लिए वैलिड होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उसके लिए भी वैलिड होगा, और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड होगा। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्यों वैलिड होगा? क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आप एवरेज वैल्यू निकालते हो ना, तो वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। फिर से याद रखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप अगर एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं तो वह वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है ना। तो अभी जो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होगा और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड होगा, है ना। ऐसे आप 9th-10th में इसको पढ़े हो, लेकिन एक बार फिर से हम इसको एक बार डेराइव कर देते हैं, है ना। तो आप जिनको आता है, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा फास्ट वीडियो कर लेना यहाँ पर। ऐसे इसको हम थोड़ा डेराइव कर देते हैं, है ना। चलिए, तो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और a t टाइम। इसको अगर कोई डेराइव करना चाहेगा ना, तो a इक्वल टू जानते हो dv/dt होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर करें तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू dt। इंटीग्रेट कर लो ऐसे। टाइम जीरो में जो स्पीड होता है, t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगा उसका नाम होगा इनिशियल वेलोसिटी। तो t इक्वल टू 0 पर u मान लो और t इक्वल टू t पर मान लेते हैं v। तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए आप इंटीग्रेशन से इसे बाहर निकाल सकते हो। dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t लोअर लिमिट अपर लिमिट। चलिए, यहाँ से सबसे पहले अपर लिमिट वेरिएबल के जगह पर रखते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर कौन है, v। चलो अपर लिमिट रख देते हैं v, फिर माइनस करो, फिर लोअर लिमिट रख दिए, और यहाँ पर देखो a हो गया, अपर लिमिट यहाँ रख दिए, माइनस लोअर लिमिट रख दो। ऐसे आपको इंटीग्रेशन तो समझ में आ गया होगा अभी तक। तो v माइनस u इज इक्वल टू AT हो गया। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस AT। ये हो गया फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्लियर है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर एवरेज एक्सेलरेशन बोले जाएगा, और t हो गया क्या, टाइम। अच्छा, तो v इक्वल टू कितना निकल गया ये बताओ, u प्लस AT। सबसे पहले तो ये हमें बता दो कि इसमें कौन कौन वेरिएबल आ गया है। इनिशियल कोई भी गिवन क्वांटिटी जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट हो गया, है ना।
और एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों ही क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल कौन कौन हो जाएगा, v और t। दो वेरिएबल याद करो, दो वेरिएबल अगर दोनों में पावर 1 हो गया तो किसका इक्वेशन होता है, तो ये तो होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। याद है ना, y = mx + c। फिर से याद रखो, फिर से बोलते हैं हम इसको, u और a इसमें कांस्टेंट हो गया है ना, v और t वेरिएबल हो गया। दो वेरिएबल और दोनों का पावर 1 हो जाए तो यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अगर यहाँ से तुमसे बोला जाए कि एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा जाएगा, तो साफ साफ हम लोग बोलेंगे कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। फिर से समझ लो, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और v और t में हमसे कहता है कि बताओ कैसा ग्राफ जाएगा, तो कैसा बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को आपको ग्राफ समझा चुके हैं, उसका एप्लीकेशन भी समझा चुके हैं, है ना, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स एप्लीकेशन में। फिर पैराबोला का इक्वेशन भी समझाए हैं और पैराबोला का एप्लीकेशन कैसे प्रॉब्लम में होगा ये भी आपको समझाए हैं। तो ये दोनों का आप ग्राफ देख सकते हो वीडियो में जा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन, s = ut + ½ t²। सबसे पहले तो यहाँ देख लो, इसमें s जो है वह डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, है ना। इसमें है फार्मूला में डिस्प्लेसमेंट ही, यह है डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। बाकी तो यू आप समझ रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, कैसा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ में आता है ना, जैसे a = 2 हो गया, a = 4 हो गया। अगर a = 2t लिख दे तो ये कांस्टेंट होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, ये टाइम के साथ क्या होगा, चेंज करेगा ना, वेरिएबल हो जाएगा। एस इसमें डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, कभी कभी ये डिस्टेंस का भी काम करेगा, कब, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। जैसे एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, तो डिस्टेंस भी यही और डिस्प्लेसमेंट भी यही। हम इसको पूरा क्लियर करेंगे आपको प्रॉब्लम करके, है ना। लेकिन अभी हम फिलहाल ग्राफ पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ग्राफ ज़्यादा हमें समझना है। फिर हम हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, सब में वेरिएशन आपको बहुत सारे क्वेश्चन का कराएंगे, है ना। चलिए इसका एक लाइन डेरिवेशन कर लेते हैं, है ना। सिंस v = क्या लिखते हो, ds/dt, और v का वैल्यू तो अभी निकाले हैं कितना, u + at, और ये हो गया ds/dt। तो अगर यहाँ से लिखना होगा ds तो इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, u + at/dt, यही ना। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। जब टाइम 0 होगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, t टाइम में मान लेते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, s हो गए। चलिए तो इसे इंटीग्रेट कर लो, u तो इनिशियल ऐसे वेलोसिटी है ना, तो u तो कांस्टेंट हो जाएगा। ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पर देखो u × dt है, u तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t प्लस है तो प्लस साइन दे दो, a कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, t dt का इंटीग्रेशन बताओ, t² / 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। चलिए यहाँ रख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सॉरी यहाँ टी ना, टी पहले डालो वेरिएबल की जगह, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, टी, तो टी के जगह पर रखना है। और इस पर क्या है, हाफ हो गया, ए हो गया, यहाँ डालो कितना हो गया, t²। लोअर लिमिट डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यही तो होगा। ए = कितना हो गया, ut + ½ t²। बताओ इसमें s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब समझो थोड़ा इसका ग्राफ समझो तो अब
इसमें दो वेरिएबल कौन कौन, एस और टी, क्योंकि यू इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल गिवन क्वांटिटी कांस्टेंट होता है, ए भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गया कौन कौन, एस और टी, है ना। और आपको समझाए थे कि अगर दो वेरिएबल मिले और किसी एक में स्क्वायर टर्म आ जाए तो समझ लेना ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, है ना। तो यहाँ पर देखो एस हो गया और टी, दो वेरिएबल होगा, देखो टी में स्क्वायर है, मतलब एस और टी के बीच में ग्राफ कैसा जाएगा, तो पैराबोलिक जाएगा। कैसा जाएगा, पैराबोलिक जाएगा। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें, देखो समझो यहाँ से थोड़ा ग्राफ भी लिखते जाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और इधर टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया और इधर टाइम हो गया। ये बताओ कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, मतलब ये एक्सेलरेशन हो जाए, जनरली हम लोग एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानते हैं, एक्सेलरेशन हो जाए तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। पैराबोलिक इक्वेशन है, क्योंकि दो वेरिएबल है एस और टी, एक में स्क्वायर टर्म है तो पैराबोला हुआ। स्क्वायर टर्म का अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके पॉजिटिव में पैराबोला का एडवांसमेंट होगा। इसका मतलब अगर एस टी ग्राफ है और अगर ऐसे कहीं ग्राफ दिख रहा है तुमको तो समझ लेना कि एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ रिटार्डेशन कह दे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस दूसरे साइड में जो नेगेटिव में है उधर एडवांस करेगा, ऐसे डाउनवर्ड, ऐसा नहीं कि इसमें डाउनवर्ड नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा। अगर एस टी ग्राफ पर कभी भी ऐसा ग्राफ दिखे तो समझ लेना एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, आ रही बात समझ में। और अगर मान लो एक्सेलरेशन ही ज़ीरो कर दो तो ये टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, तो एस इजकल टू यू टी हो जाएगा ना, ये तो y इजकल टू एम एक्स का फॉर्म हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन इसमें दिखा दो तो समझ लेना एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ दिखाए थे, एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। आप थोड़ा रिवाइंड करने रिवाइज कर लो, है ना, सब ग्राफ आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अगर यहाँ से हम बोले कि एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कैसा एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा जाएगा, तो पैराबोलिक जाएगा, है ना, पैराबोलिक जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें भी याद रखना ये एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस के लिए कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है आपको, है ना। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, 2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, s है डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा इसको डेराइव करना है तो डेराइव कर लो, है ना। जैसे देखो एक्सेलरेशन लिखते हैं हम v dv बाई ds, सब पर प्रॉब्लम करा चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v dv इजकल टू a इंटू ds। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन बाहर निकालिए, क्यों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जीरो से स्टार्ट किया है, ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो उस समय स्पीड मान लो u है।
जब डिस्प्लेसमेंट एस हो गया तो मान लेते हैं भी हो गया। भी डी वी का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा, बी ए स्क्वायर बाई 2। ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया। डी एस का इंटीग्रेशन बताओ तो कितना हो गया, एस लोअर लिमिट अपर लिमिट। क्लियर है? चलिए लिमिट डालते हैं। यहाँ से सबसे पहले अपर लिमिट डालो वी ए स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डालो यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से ए हो गया, अपर लिमिट डालते हैं माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, है ना, और मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू, इधर से मल्टीप्लाई करो 2as। तो ये हो गया वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से इसका डेराइव कर लेते हैं। और क्या, एक बात समझो, हम ग्राफ पर स्ट्रेस ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें भी दो वेरिएबल है, कौन कौन बताओ, भी और एस, भी और एस, क्योंकि यू इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, है ना। अच्छा, दो वेरिएबल और किसी एक में स्क्वायर टर्म, दो वेरिएबल किसी एक में स्क्वायर टर्म आ गया तो किसका ग्राफ होगा, तब तो पैराबोलिक होगा ना। मतलब v और s के बीच में ग्राफ कैसा जाएगा, पैराबोलिक जाएगा, ठीक है ना। और पैराबोला का एडवांसमेंट किधर होगा, तो आपको बताए थे कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट देख लेना पॉजिटिव, तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी होगा उसके पॉजिटिव में जाएगा। अगर स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया तो दूसरे साइड में जो क्वांटिटी है उसके नेगेटिव में ग्राफ जाएंगे। ये सब तो समझाया हुआ है पैराबोला के ग्राफ में, है ना। चलिए, तो ये हो गया पैराबोलिक। अच्छा, भी स्क्वायर और एस में आपको समझाए थे, याद करो, भी स्क्वायर और एस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो भी स्क्वायर एक पूरा एक ही क्वांटिटी हो जाएगा, तब तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। v और s के बीच में अगर बोला जाएगा तब जा कर के वो पैराबोलिक होगा। और अगर भी स्क्वायर और s के बीच में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, एक इक्वेशन और हम डिस्कस कर देते हैं। तो हम तीन अभी देखे हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन, b इजकल टू यू प्लस ए टी, किसका ग्राफ है, किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, है ना। एक और थोड़ा सा यूज होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड या एनएच सेकेंड करके आप लोग जानते होंगे, टीएच सेकेंड हम बोल रहे हैं, और वो भी डिस्प्लेसमेंट। तो चौथा इक्वेशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड। ये टीएच सेकेंड क्या होता है, ठीक है, टीएच सेकेंड क्या होता है। अच्छा, टीएच सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आता है वो लिख देते हैं 2t माइनस 1/2 इंटू ए। एक बार शायद डेराइव किए हैं हम इसको डायमेंशन समझाने में, है ना, कि ये यूनिट ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और एक्चुअली भी करेक्ट है। कैसे, तो उसमें डेराइवेशन हम दिखाए थे, है ना। अच्छा, समझो यहाँ पर पहले एस, इसमें कभी भी भूल करके भी डिस्टेंस मत समझ लेना। ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये तो समझ में आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है, टीएच सेकेंड है, और 1 तो समझ में आ रहा है, ए एक्सेलरेशन है। तो पहले इसका डेराइव कर ले। अच्छा, इसमें वेरिएबल कौन कौन है पहले बता दो, है ना। देखते हैं, ग्राफ पर हमें ज़्यादा स्ट्रेस है अभी ग्राफ का हम सब एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें एस और ए क्या हो गया, कांस्टेंट, 2 क्या हो गया, कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट। तो कौन वेरिएबल हो गया, एस और टी, दो वेरिएबल, दोनों का पावर कितना है, 1। तो ये किसका होगा इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का। तो यही 4 हमें इक्वेशन यूज होता है ना।
काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो देख रहे हैं कि या तो स्ट्रेट लाइन है या तो पैराबोला है। तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का ग्राफ हम डिटेल से डिस्कस कर दिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो उससे भी आप देख लेना। इसके बाद इस पर तो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे ही, एक बार थोड़ा सा डेरिवेशन इसका कर देते हैं। टीएथ सेकेंड का मतलब क्या समझ में आता है? जैसे कह दे फिफ्थ सेकेंड, तो फिफ्थ सेकेंड 5 सेकेंड नहीं हुआ, 0 से लेकर के 5 तक नहीं हुआ। फिफ्थ सेकेंड का मतलब हुआ 4 से स्टार्ट होगा और जो 1 सेकेंड होगा वही फिफ्थ सेकेंड होगा। 4 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड जो होगा वो फिफ्थ सेकेंड होगा। क्लियर है? तो टीएथ सेकेंड का मतलब टी सेकेंड नहीं हुआ। समझो, यहाँ पर थोड़ा लिख करके समझाए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल मान लो टी टाइम तक चला, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल t-1 सेकेंड तक चला, तो ये लास्ट में कितना सेकेंड बच गया जी बताओ तो? 1 सेकेंड हुआ ना। एंड दिस इज द टीएथ सेकेंड, टीएथ सेकेंड। लास्ट वाला 1 सेकेंड जो है ना वही टीएथ सेकेंड हो जा रहा है। इसी में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? कोई बात नहीं, यहाँ से मान लो यू से चला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, टी सेकेंड में s1 चला गया, t-1 में s2 चला गया। अब ये टोटल s1 में से ये s2 को अगर माइनस कर दिया जाए तो टीएथ सेकेंड डेट इज 1 सेकेंड, लास्ट में 1 सेकेंड जो है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा वो निकल जाएगा, है ना। तो पहले हम s1 निकाल लेते हैं। तो इसमें काइनेमेटिकल फार्मूला क्या चलेगा? s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s1 लिख रहे हैं, u हो गया टाइम t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s2 बता दो कितना टाइम लिखेंगे हम? t-1। यहाँ भी वही u स्पीड से चला है, t-1 प्लस हाफ ए t-1 का स्क्वायर, है ना। अब हमें s निकालना है, बताओ तो कैसे निकलेगा? s2 माइनस s1। s2 यहाँ से लिखो, ब्रैकेट को भी ब्रेक करो ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यू टी माइनस यू, है ना। पहले इसी को लिख लो, प्लस हाफ ए t-1 का स्क्वायर, फिर माइनस करो इसको, s1 को, इसको कितना हो जाएगा? यू टी, यहाँ बताओ, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया ना। चलो, ओह हो, गड़बड़ कर दिए, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि इसमें थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, है ना। साइन बदलने से बेहतर है कि हम मिटा देते हैं इसको, है ना। आप देख लो थोड़ा सा। एस निकालना है ना, कैसे निकलेगा? s1 माइनस s2 ना, उल्टा हम लोग माइनस कर लिए थे, कोई बात नहीं, माइनस लगा देते हो जाता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से रखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर माइनस करो इसको, ये हो गया t-1 प्लस हाफ ए t-1 का स्क्वायर, है ना। चलो माइनस कर लेते हैं, यहाँ से करो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ब्रैकेट ब्रेक करते चलें, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करते चलो, यहाँ माइनस यू टी हो जाएगा, और यहाँ देखो a माइनस इसके साथ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से माइनस और a प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हाफ ए t-1 का स्क्वायर, है ना। ये कैंसिल हो गया। s बता दो कितना हो गया? ये u हो गया प्लस a, दोनों से बताओ क्या कुछ कॉमन है ना। कितना है?
हाफ ए कॉमन है, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का स्क्वायर, है ना। अब बताओ यू प्लस हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दोनों को पहले ऐड करो, कितना हो जाएगा, टी प्लस टी माइनस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो, टी माइनस, इसको माइनस करो, माइनस प्लस वन, यही ना। तो देखो ना ये तो कैंसिल हो गया, एस का वैल्यू कितना हो गया, यू प्लस हाफ ए, यहाँ टी टी कितना हो गया, टू टी माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, वन, ये ना। तो अब ये बताओ कि हमें कितना मिल गया, ए इजिकल टू यू प्लस टू टी माइनस वन बाई टू इंटू ए हो गया ना। और एस और टी में कैसा रिलेशन है, लीनियर, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो काइनेमेटिकल इक्वेशन तो हम लोग लिख लिए, है ना। अब समझो हम ग्राफ पर यहाँ पर स्ट्रेस दे रहे हैं। चलिए तो देख लेते हैं, ग्राफ देखते हैं, है ना। देखो समझो, अब दिमाग बढ़िया से समझ लो। अब स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ बता दिए हैं, पैराबोला आपको बता दिए हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं समझा दिए हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन समझा दिए। इसमें हम देखें कि ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है और पैराबोला आ रहा है ना। अब जो है इसको हम प्रॉब्लम में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज कुछ प्रॉब्लम अभी प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर बहुत सारा ढेर सारा इक्वेशन लिखने पर प्रॉब्लम जो है वह नेक्स्ट वीडियो में आएगा, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्राफ रिलेटेड टू काइनेमेटिकल इक्वेशन, है ना। चलिए तो आगे बढ़े हम। एक प्रॉब्लम लिखो आप, ए पार्टिकल लिखते चलो, a particle start moving from rest with constant acceleration alpha. After some time retardation beta produce and finally particle comes to rest if total time of motion is t, then a पार्ट में ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बी पार्ट में फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन। सी पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग मोशन। और डी पार्ट में ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट टाइम
ग्राफ। ठीक है, समझो, जब भी सिचुएशन दिया रहे और हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो, जब भी सिचुएशन दिया रहे और हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो पहले आप समझ लेना कि किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, उसमें रिलेशन लाने का कोशिश करो। जैसे यहाँ पर हमें दिया है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, है ना। तो चलो v और t हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, v और t। सबसे पहला हमें काम होगा कि v और t में रिलेशन लाए अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है हमको, वो समझो। कह रहा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब u 0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहा है। अब ये बताओ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन अभी डिस्कस किए हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में v और t में रिलेशन कौन सा आएगा, कौन सा आएगा बताओ। v इजकल टू u प्लस ए टी, यही ना। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें रिलेशन लाना पड़ेगा आपको। तो v हो गया, u हो गया 0, अल्फा और ए टी। अब v इजकल टू अल्फा इंटू टी। अब समझ रहे हो आपकी ये किसका इक्वेशन है, ये y इजकल टू एम एक्स का फॉर्म हो गया। y इजकल टू एम एक्स का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इसका मतलब कि कुछ समय तक ग्राफ जो जाएंगे वी टी ग्राफ, वह स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा। और मान लो ये हो गया t1 टाइम तक, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि कुछ समय के बाद रिटार्डेशन बीटा प्रोड्यूस हुआ, वो भी कांस्टेंट। फिर से यही रिलेशन जाएगा v इजकल टू u प्लस ए टी। लेकिन इस समय जो है वो कुछ वेलोसिटी तो आ जाएगा ना, है ना। मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगा, ये बीटा प्रोड्यूस होगा, बीटा नेगेटिव आ जाएगा, है ना। रिटार्डेशन इसका हो जाएगा ना, बीटा रिटार्डेशन आ गया मतलब यह नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव आ गया मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो है लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, मतलब एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज। और फाइनली भी कह रहा है कि रेस्ट में आ गया है। इसका मतलब यहाँ से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा और फाइनल में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ऑब्ट्यूज एंगल बना लिया, है ना। फाइनल में वेलोसिटी 0 हो गया। तो मान लो ये t2 टाइम तक चला ऐसे। अब ये देख करके बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी इसमें दिख रहा है क्या, हाँ यही तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपसे कह रहा था कि आप ड्रॉ करो वेलोसिटी टाइम, वो तो मैंने कर दिया, है ना, वो तो मैंने कर दिया। अब चलो हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। तो आप चाहो तो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हाँ इक्वेशन ही यूज कर लो ना, जल्दी आ जाएगा तुम्हें समझ में। देखो हमें दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं हम समझो। टोटल टाइम ऑफ मोशन दिया हुआ है, देखो t, यानी t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t दिया हुआ है ना। t1 कैसे निकालोगे, तो वीटी ग्राफ आपको याद है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो इसका अगर हम ले, या फिर अगर ये टफ अगर लग रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लिख सकते हो ना, v इजकल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो ये बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, vm, इनिशियल कितना हो गया 0, एक्सेलरेशन इसमें कितना दिया है अल्फ़ा, टाइम कितना t1, तो t1 का वैल्यू कितना हो गया vm बाई अल्फ़ा, हुआ ना। चलिए इसमें बताओ यहाँ से यहाँ तक के लिए फिर से यही फार्मूला यूज करेंगे, v इजकल टू यू प्लस ए टी, लेकिन इस बार वेलोसिटी कितना हो जाएगा फाइनल 0, इनिशियल कितना है देखो तो यहाँ पर vm, रिटार्डेशन बीटा है और ये टाइम t2, तो बीटा इंटू t2 जो हो गया वो कितने के बराबर हो गया, vm के बराबर। तो ये बताओ t2 का वैल्यू कितना हो गया, vm बाई बीटा, ये ना 1 में रख दो, फ्रॉम 1
1 में रख दो, वी एम बाई अल्फ़ा यहाँ रखेंगे, वी एम बाई बीटा यहाँ रखेंगे, वी एम बाई बीटा इज इक्वल टू टी। ये दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, वी एम 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, और ये हो गया टी। वी एम हो गया, एलसीएम हो गया अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, एलसीएम आता है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो ये बताओ कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितना मिल गया। तो वी एम तो मिल गया अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी, ठीक है, यही मिला ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गया। अब निकालना क्या है, अब निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, है ना। अब निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। चलो मैक्सिमम वेलोसिटी लिख लो, यहाँ तक हो गया, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं इसको। मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कैसे निकलेगा, कौन सा ग्राफ है बताओ, एस टी ग्राफ है, तो एस वी टी ग्राफ है, सॉरी वी टी ग्राफ है, तो इसके अंडर का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस भी देता है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है। तो ग्राफ तो एक ही साइड में है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। बताओ, ट्रायंगल है, क्या होगा एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक T1 प्लस T2 टी दिया हुआ है ना, तो बताओ एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, T1 प्लस T2 टी, और मैक्सिमम हाइट यहाँ से पी है, तो ए इक्वल टू हो गया T/2, और वी एम का वैल्यू वहाँ से रखो, अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। तो एस का वैल्यू कितना हो गया, अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, अल्फ़ा प्लस, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी भी डायरेक्टली यूज होता है, याद रखना इसको, और स्पीड भी, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड भी यूज होता है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी यूज होता है, याद रखना है ना। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और क्या, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलिए समझते हैं डी पार्ट का। चलो इधर देखो, इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम, है ना। क्या बोले थे, जिसके बीच में आपको ग्राफ चाहिए, सबसे पहले उसके बीच में रिलेशन लिखो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन हमें रिलेशन लिखना है। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अब ये बताओ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है तो एस और टी में क्या रिलेशन होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब ये हो गया 0, और ये हो गया हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो गया। अब ये देख कर के हमें बताओ कि एस और टी में कैसा रिलेशन दिख रहा है, पैराबोलिक है ना। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, कैसा है बताओ, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एस टी ग्राफ किधर जाएगा, अपवर्ड, इधर एस पॉजिटिव हो रहा है ना, एस पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब टी इक्वल टू 0 पर एस 0 हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में से जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि रिटार्डेशन हो गया, मतलब अगर लिखना होगा रिलेशन हमें तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अभी भी तो पैराबोलिक ही जाएगा, लेकिन अभी इन्वर्टेड पैराबोला हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है ना। तो यहाँ से हम ऐसे इन्वर्टेड पैराबोला देंगे, ऐसे जा करके ऐसे, है ना। और देखो फाइनली में कह रहा है कि वेलोसिटी 0 हो गया है, तो फाइनली ये जो ग्राफ जो जाएगा ना, वह ऐसे हॉरिजॉन्टल जा करके बना देना, क्योंकि यहाँ पर अगर टेंजेंट आप डालोगे ना
तो हॉरिजेंटल आना चाहिए ना, टाइम वाले के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, 0, तब ना वेलोसिटी 0 होगा। एसटी ग्राफ का याद है ना, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, है ना। तो अगर यहाँ टेंजेंट आप डालेंगे ऐसे, तब जा करके टी वाले एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0, और टेन 0 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और वही कह रहा था फाइनली रेस्ट में आने के लिए, इसलिए इधर से जा रहा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम काइनेमेटिकल इक्वेशन पर बहुत सारे प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।